ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये घटना चक्र की इन्वायरमेंट की बुक से लिए हैं, यानी कि पर्यावरण की बुक से लिए हैं। और पूरी पर्यावरण की बुक कंप्लीट करवा रहे हैं क्योंकि पेपर फर्स्ट असिस्टेंट सैनिटरी एंड बेस्ट मैनेजमेंट का जो पेपर है उसके पेपर फर्स्ट का है, इसके लिए तैयार कर रहे हैं इसको। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पर्यावरण से अभिप्राय है। इसमें पूछ रहा है पर्यावरण क्या होता है। तो इसमें पर्यावरण की परिभाषाएं दी हुई हैं, आपको इसमें से ढूंढना है कौन सी परिभाषा सही है। तो पहला हमारा ए है भूमि जल वायु पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। तो पर्यावरण क्या है, पहला कह रहा है कि जो हम मतलब जहाँ रहते हैं तो उसके आसपास जो कुछ भी है वो सबको आपस में मिला दो तो वो पर्यावरण होता है। दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है, बी में उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। मतलब वो सारी कंडीशंस जिसमें एक आदमी अगर मतलब किसी पॉइंट पे अभी मान लो कोई जैसे कोई खड़ा है आदमी, नहीं हम ही आप कोई भी है, और उसके आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उन सबको आपस में मिला दिया जाए तो क्या होता है, पर्यावरण बनता है। तीसरा सी ऑप्शन क्या कह रहा है, भौतिक जैविकी और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है कि भौतिक मतलब जो आसपास जो कुछ दिखाई दिया, जैविकी मतलब जो जिसमें जीवन है, सांस्कृतिक मतलब जो आपस में कल्चर होता है, आपस में जो आत्मनिर्भरता है, अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो उसको क्या कहते हैं, वो आपस में संबंधित होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं पर्यावरण। डी कह रहा है उपयुक्त सभी, तो इसमें सारे हो गए सभी, ये हमारा सही आंसर है। तो इसमें तीनों जो दिए गए हैं पर्यावरण की परिभाषा दी गई है कि आखिर पर्यावरण होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। और ये पर्यावरण है घटना चक्र की पर्यावरण की बुक के सारे क्वेश्चन। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। कह रहा है पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि जल वायु पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। मतलब हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं हमारे आसपास जो कुछ भी है, मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु घर मकान दुकान जो भी कुछ है सबको आपस में जब मिला दिया जाता है, चाहे जीवित हो चाहे मतलब सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सबको आपस में जब मिला दिया जाता है तो सबका एक कलेक्ट जो पॉइंट निकलता है उसको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक यानी निर्जीव और सजीव जो घटक हैं आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी रहते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब पर्यावरण क्या हो गया, पहली बात तो जो कुछ भी हमारे आसपास है उन सारी चीज़ों को मिला के आपस में क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। ठीक है, और जो सारी चीज़ें या लोग जो भी हमारे आसपास है एक दूसरे से निर्भर हैं। मतलब अब हम लोग पेड़ खाते हैं, मतलब पेड़ का सब्जी वब्जी बनता है ना, सब्जी सारा, तो क्या है कि हम लोग पेड़ों के ऊपर निर्भर हैं खाने के लिए। पेड़ किस पर निर्भर है, पेड़ निर्भर है ज़मीन में जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उन पर निर्भर हैं। तो आपस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो क्या है ये अंतर निर्भरता है। तो ये जो निर्भरता है एक दूसरे के ऊपर इसको मिला के क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो आज आपको पर्यावरण क्या होता है और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है समझ में आया होगा, ऐसा मुझे आशा है। अगला क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो पर्यावरण भाई देखो क्या होता है, पर्यावरण को लोग गंदा करते कैसे, कैसी कैसी गाड़ियाँ चलती हैं, इतना धुआं निकलता है उसका, और जहरीली गैसें प्रोड्यूस होती है, सब क्या करते हैं, पर्यावरण को ख़राब करते हैं। तो इन सब चीज़ों से पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ कम काटे जाएं। तो क्या हुआ, पेड़ों के लिए मतलब हर चीज़ पेड़ों को भी बचाने के लिए क्या हुआ, एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1986। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पर्यावरण अधिनियम कब बनाया गया, 1986 में। तो इसके अनुसार क्या है, पर्यावरण क्या है, किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ये हो गई पर्यावरण की परिभाषा जो 1986 संरक्षण अधिनियम के अनुसार है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा।
देखो हम लोग घटना चक्र एक एक पॉइंट बहुत बेहतरीन से कवर करना चाहते हैं। तो पर्यावरण की घटना चक्र तैयार करना है, साइंस की घटना चक्र तैयार करना है, तो सारे कुछ एक एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार करते चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पर्यावरण किससे बनता है। तो अब आपने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा ही था, एक एक चीज़ को अच्छे से बताया है हमने, तो आप समझ गए होंगे पर्यावरण किससे बनता है। पर्यावरण में क्या क्या होता है, देखो जीवी घटक होंगे यानी जो जीवित हैं वो भी होंगे। बी नंबर कह रहा है भू आकृतिक घटकों से, मतलब ज़मीन पे जो भी भौतिक कंडीशन है वो भी सारी होती हैं, भाई नहीं होंगी तो आदमी कैसे जिएगा। सी कह रहा है अजैव घटकों से, मतलब जो निर्जीव है वो भी, यानी घर मकान अकान सब निर्जीव ही तो है। डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण किससे बनता है, जीवी घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैव घटकों से। हो गए 2 क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। तो पर्यावरण में क्या क्या नहीं हो सकता है, अच्छे से आपको पता चल गया पर्यावरण क्या है। हम और हमारे आसपास जो भी चीज़ें आपको सजीव निर्जीव जो भी दिखाई दे रही हैं वो सब मिला के क्या है, पर्यावरण बनता है। ठीक है, तो अब परिचालन मतलब चलना होता है, तो ये तो पर्यावरण का कोई मतलब नहीं हुआ। तो हमारा ए ऑप्शन इसमें क्या है, अंश नहीं है। भौतिक पर्यावरण होता है हमारे आसपास की दशाएं कंडीशन, उनको कहते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण भी हो सकता है कि एक जगह पे कुछ सांस्कृतिक चीज़ चलती हैं, दूसरी जगह पे दूसरी चीज़ चलती हैं। जबकि मतलब सब लोग जीवित होंगे तो ये भी पर्यावरण हो सकता है। ठीक है, तो पर्यावरण की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए अगर इस आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग कर ले जाएंगे। तो इसका सही आंसर है ए, जो परिचालन पर्यावरण जो है वो पर्यावरण का अंग नहीं है। इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कहता है सामान्यतः पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण एवं जैविकी पर्यावरण में वर्गीकृत किया गया है। मतलब 3 तरीके के पर्यावरण हो सकते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हमारे आसपास जो कंडीशन करंट में हमारे जीने के लिए ज़रूरी है उनको क्या कहते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट। सांस्कृतिक इन्वायरमेंट पर्यावरण क्या होता है, कल्चरल, मतलब जो हमारा एक कल्चर होता है, हर एक जगह का पर्टिकुलर कल्चर होता है। जैसे कहीं पे, जैसे बिहार में अभी भी छठ पूजा मनाई गई, बिहार में होती है। अब बिहार से किसी दूसरी स्टेट में जाओगे शायद वहाँ पे ना होती हो, तो हमारा वो कल्चरल इन्वायरमेंट हो गया बिहार का छठ पूजा। आगे क्या कह रहा है, जैविकी पर्यावरण, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब बायोलॉजिकल कंडीशंस भी होती हैं तो क्या होते हैं, जैविकी पर्यावरण कहलाता है। अब क्या भौतिक पर्यावरण में क्या क्या आता है, भू आकृतियाँ आती हैं, मतलब कहीं पे ज़मीन का कैसा साइज है, जलाशय यानी कि तालाब वालाब, जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, चट्टानें, खनिज आदि आते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक पर्यावरण में क्या आता है, मानव निर्मित गतिविधियाँ जैसे आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक। जबकि जैविकी पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है, वनस्पति, जंतु, सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन छूट गया है ऊपर वाला, इसको बाद में करा देंगे, अभी तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा हुई। यह वह प्रतिवेदन था। अब पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे दिक्कत तो होती है कि हम लोग क्वेश्चन समझते नहीं, आंसर देने की कोशिश करने लगते हैं। पहले क्वेश्चन को समझना है अच्छे से कि वो कह क्या रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र, जानते ही होंगे क्या होता है। संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण संबंधित एक मतलब प्रतिवेदन की प्रस्तुति के बाद में धारणीय विकास क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, देखो मोटा माटी भी बता दें धारणीय विकास क्या होता है। धारणीय विकास का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि गवर्नमेंट कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है कि हम लोग इतने टाइम में ऐसा कुछ कर लेंगे। जैसे गवर्नमेंट ये डिसाइड कर ले कि 5 साल में भारत को नशा मुक्त किया हम करेंगे। ठीक है, तो कब कब क्या क्या करेंगे, या एक धारणा बनाएंगे, धारणीय विकास है इसका। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, तो समझ में आया होगा कि धारणीय विकास क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इस पर चर्चा हुई, किस पर चर्चा हुई, किसको बनाने के लिए,
ए जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, बी आवर कॉमन फ्यूचर, सी जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, डी पांचवा मूल्यांकन प्रतिवेदन। तो हमारा सही आंसर बी है, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आया है, मतलब किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए कुछ छोटे छोटे लक्ष्य में डिवाइड करके उसको करना है, तो इसको कहते हैं धारणीय विकास। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहले क्वेश्चन को सही से समझ लेते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले क्या हुआ, कालानुक्रमित क्रम में उसमें इसको रखना है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो इसके लिए आपको इसके क्या पता होना चाहिए, सन पता होना चाहिए, किस सन में क्या हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, बी ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, अब लास्ट वाला है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। तो इसमें ये पता करना है सबसे पहले क्या हुआ, इसके लिए हमें क्या करना है, सन पता होने चाहिए। तो एक साथ सारे सम्मेलनों का सन भी इकट्ठा करके कलेक्ट करके एक वीडियो बना लेंगे, तो सन अच्छे से याद हो जाए, जिससे कि ये क्वेश्चन अगर इस टाइप का आता है तो आप आसानी से कर पाओ। तो देख लेते हैं, पहले तो सन पता कर लेते हैं। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ है, 1972 में। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, जून 1992 में। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ, अप्रैल 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन कब हुआ, जनवरी 1989 में। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। और ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें सन ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए प्राकृतिक संसाधन, बी भौतिक संसाधन, सी औद्योगिक संसाधन, डी सामाजिक संसाधन। तो सबसे पहले फिर से देख लेते हैं धारणीय विकास क्या होता है। कह रहा है कि धारणीय विकास क्या है, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। मतलब गवर्नमेंट अभी के जो लक्ष्य बनाती है, उन लक्ष्यों को ऐसा बनाती है कि फ्यूचर में हमारे लिए वो काम हो और हमारी आने वाली पीढ़ी उनका उपभोग कर सके। मतलब अभी की तो आवश्यकताएं पूरी ही हों, फ्यूचर में भी अगर कोई आवश्यकता होती है उसको पूरा किया जा सके। तो इसलिए क्या कुछ लक्ष्य बनाए जाते हैं, वो धारणीय विकास के अंतर्गत आते हैं। फिर क्या कह रहा है, धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संबंध में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। मतलब कि भाई ये धारणीय विकास पीढ़ी दर पीढ़ी निर्भर करता है। जैसे कि मान लेते हैं ज़मीन में भी पेट्रोल बहुत ढेर सारा निकल रहा है, हम लोग क्या करें, उसका कोई अल्टरनेटिव ना खोज के सारा पेट्रोल ख़त्म कर डालें, तो क्या होगा, फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन है उसको पेट्रोल ही नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट में पेट्रोल का तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके अल्टरनेटिव भी खोज रहे हैं, अल्टरनेटिव का यूज़ भी कर रहे हैं। मतलब अभी तो पेट्रोल का यूज़ हो, फ्यूचर में भी पेट्रोल बना रहे। तो ये हो गया धारणीय विकास। ठीक है, तो धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सतत विकास के लिए आवश्यक है, यानी हमेशा विकास होता रहे, इसके लिए क्या ज़रूरी है। ए जैविक विविधता का संरक्षण, बी प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, सी निर्धनता को घटाना, डी उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी। सतत विकास के लिए क्या क्या ज़रूरी है, जो जैविक विविधता है उसको बनाए रखा जाए, नहीं डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधे या जो भी डिफरेंस पृथ्वी पर अलग अलग चीज़ें उनको बनाए रखा जाए। और दूसरा क्या करें, प्रदूषण का निरोध यानी प्रदूषण को कम किया जाए, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए। सी कह रहा है निर्धनता को हटाना, गरीबी को कम किया जाए। डी कह रहा है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। यानी कि अपना विकास भी होता रहे और हमारा पर्यावरण भी खराब ना हो। तो हमारे पर्यावरण को बनाए रखना
और अपना भी विकास कर लेना, यानी कि हम लोग आगे भी बढ़े भौतिक रूप से और हमारा पर्यावरण भी खराब ना हो। तो इससे क्या रहेगा, ये सब दोनों चीज़ों को मिला के क्या कहते हैं हम लोग, सतत विकास कहते हैं। और क्या है, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। मतलब जो हमें सूचना पे ये डिपेंड होता है। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा जैव पदार्थों का अपक्षय, चौथा है ज्वालामुखी क्रियाएं। कह रहा था उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। अब पृथ्वी का कार्बन चक्र क्या होता है, इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे जब भी लेक्चर बनाएंगे इसके पर्यावरण के। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो कह रहा है कि कौन सी क्रियाएं हैं जो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। कार्बन चक्र भी पढ़ाएंगे, लेक्चर बनाएंगे कार्बन चक्र के तो पढ़ाएंगे उसको। तो कौन कौन सी क्रियाएं जो कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ देती हैं। पहला कह रहा है एक, केवल 1 और 4 यानी कि प्रकाश संश्लेषण और ज्वालामुखी क्रियाएं। बी कह रहा है केवल 2 और 3 यानी कि श्वसन और जैव पदार्थों का अपक्षय। सी कह रहा है केवल 2, 3, 4 यानी श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। चौथा कह रहा है सारे। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल 2, 3 और 4।